हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड विनय स्टडी कैन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं CGPSC प्री 2020-21 के लिए स्मार्ट कोर्स पेपर 2 के लिए। पेपर 2 से है बायोलॉजी। बायोलॉजी का एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए और कंटिन्यू बनाते रहें। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे CGPSC, CG व्यापम, CG सेट, CG टेट आदि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी जो है इस चैनल के माध्यम से हम लोग कराते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो इससे क्या होगा, आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड जानकारी जो है अपडेट मिलती रहेगी या जानकारी मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ETS, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, या रेस्पिरेटरी चैन भी बोलते हैं इसी चीज़ को। तो देखते हैं चलो थोड़ा सा इसमें। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में संपन्न होती है। माइट्रो मतलब ETS की जो प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो है कंप्लीट होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये उसका इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो ETS का जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पास चलता है। दूसरा है यहाँ ऑक्सी श्वसन की क्रिया का अंतिम चरण है ना। अंतिम चरण मतलब इससे पहले हम लोग ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ETS, तो लास्ट में ETS है। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि इस ऑक्सी श्वसन की क्रिया का यहाँ अंतिम चरण है, क्योंकि इससे दो पहले हमने क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को पढ़ लिए हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इट मीन्स ये लास्ट प्रोसेस है ये। यहाँ क्रिया में O2 का प्रत्यक्ष रूप से यूज़ होता है। जैसे हम ETS का साइकिल समझेंगे तो आप सीधा समझ जाएंगे कि O2 का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग कैसे हो रहा है करके। इस क्रिया में 10 NDH तथा 2 FADH अणु का ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 24 ATP का फॉर्मेशन होता है। 24 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ना, 10 ATP प्लस 2 FADH इज इक्वल टू बराबर 34 ATP जो है होता है करके बोला गया है। तो कैसे होता है देखते हैं। 10 NADH है ना, तो इसमें जो है 1 NADH बराबर जो होता है 3 ATP होता है ना। 1 NADH बराबर 3 ATP होता है। तो यहाँ पास 10 है तो सीधा सीधा इसको 10 से डिवाइड इंटू कर देंगे तो 30 ATP हो जाएगा इसका, है ना। वही 2FAD, तो 2FAD लिखा है, उसमें 1FADH इज इक्वल टू 2 ATP होता है। तो ये कितना हो गया, यहाँ कितना है, मतलब 2FAD है तो 2 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, है ना। तो टोटल कितना हो रहा है, NAD से 30 और FAD से 4, तो टोटल 34 जो है ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब ETS से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उसको ऑक्सीजन जो है एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसे ET का अंतिम एक्सेप्टर जो है ऑक्सीजन को कहा गया है। प्रत्येक ऑक्सीकरण में 1/2 O2 का उपयोग होता है। कुल मिलाकर कुल ऑक्सीकरण की संख्या 10 NDAH प्लस 2FDH इज इक्वल टू 12 मॉलिक्यूल का यूज़ होता है, ऐसा टोटल बोला गया है, ठीक है। 10 NADH और 2FDH, टोटल 12 मॉलिक्यूल का यूज़ हो रहा है। ग्लूकोज के एक अणु में 86 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित होती है एक कैलोरी में, है ना। स्टोरेज 686 किलो कैलोरी, है ना। रिलीज कितना होता है 674 किलो कैलोरी जो है रिलीज होता है। 12 किलो कैलोरी में उपयोग हो जाती है, प्रक्रिया में यूज़ हो जाती है। बाकी इतना होता है, इतना उसके पास ग्लूकोज में इतना होता है, उसके बाद इतना प्रोडक्ट बचा होता है, जिसमें से 12 किलो कैलोरी जो है यूज़ होता है इस प्रोसेस में, ETS में।
ईटीएस में टोटल 34 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ईटीएस में टोटल 34 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 30 एटीपी अणुओं की प्राप्ति होती है। तापमान बढ़ने पर श्वसन की दर में वृद्धि होती है। ठीक है, 30 एटीपी जो है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, सारी चीज़ों को मिलाकर 38 होगा, है ना। उसके बाद बोला जा रहा है कि तापमान बढ़ने पर श्वसन की दर में वृद्धि होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटीपी का यूज़ ज़्यादा होगा, तो एटीपी का यूज़ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण की दर में वृद्धि होगी, श्वसन की दर में वृद्धि होगी। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि जो ईटीएस की जो प्रक्रिया है वो किस में होती है, इनर मैट्रिक्स में होती है। यहाँ सारे देख सकते हैं, यहाँ जो है सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं जिसके थ्रू ईटीएस साइकिल जो है कंप्लीट होता है। ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल होता है। क्रेब साइकिल से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकलता है उसको इधर से एक्सेप्ट करता है, पूरा साइकिल जो है चलता रहता है, जिसको हम अभी आगे अच्छे से समझेंगे। चलिए इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा था, सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, मैकेनिज्म देख रहे हैं अभी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये क्या है, क्रेब साइकिल है। क्रेब साइकिल से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है रिलीज हो रहा है ना। तो उसको सबसे पहले ईटीएस में NAD जो है इसको एक्सेप्ट करता है ना। एक्सेप्ट करने के बाद वो बनाता है NADH प्लस बनाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन को FAD जो है, अब यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, यहाँ से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को FAD जो है एक्सेप्ट करेगा और रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, FADH2 बना लेगा। साथ ही साथ यहाँ से जो हाइड्रोजन यहाँ गया है वहाँ मतलब FAD रिड्यूस हुआ है, FAD जो है उसको एक्सेप्ट किया है, तो उसमें एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ देखिए ADP प्लस इनोल फास्फेट जो है आपस में बाइंड हो रहा है और एक ATP का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो FADH बना है वहाँ से जो हाइड्रोजन है वो पुनः कोएंजाइम को दे देता है, रिड्यूस फॉर्म में रिड्यूस, और वो रिड्यूस होकर क्या बनाता है, रिड्यूस होकर कोएंजाइम में ऑक्सीडेट हो जाता है। ऑक्सीडेट होने के बाद क्या होता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट किए हैं कार्बोनिक कोएंजाइम जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, अब इसके बाद हाइड्रोजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला गया, रिलीज हो गया। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाकी है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो है फेरिक से फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरस से इसमें एक साइटोक्रोम है जो कि एक आयरन नेचर के होते हैं, है ना। वो फेरिक मीन्स 2Fe ट्रिपल प्लस, वो फेरिक है, और 2+ है वो क्या, फेरस है। तो वहाँ से वो रिड्यूस होकर फेरस में कन्वर्ट होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते जाता है। फिर ये साइटोक्रोम 2b साइटोक्रोम जो है साइटोक्रोम 1 में चला जाता है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम 1 में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ फिर यहाँ से एक ATP का यूज़ होता है। साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम 1 में इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें एक ATP का यूज़ होता है। तो वो ATP का यूज़ होने के बाद वो ADP प्लस इनोल फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ से साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है ना। रिलीज़ होने के बाद वो साइटोक्रोम C1 में जाता है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम A में जाता है। फिर साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम A3 में जाता है। तो वहाँ भी क्या होता है, एक ATP का जनरेट होता है या ATP का फॉर्मेशन होता है। यहाँ जो ADP प्लस आइपिनॉल फास्फेट जो है आपस में बाइंड होकर ATP का फॉर्मेशन करता है ना। इस तरह फाइनल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन जो है 1/2 ऑक्सीजन जो है कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा है ना। फाइनली देखते हैं, तो यहाँ से क्या क्या रिलीज़ हो रहा है देखना, पहले तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है और साथ ही साथ 1/2 ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन जो है एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन, और साथ ही साथ वो ऑक्सीजन जो है अब 1/2, सॉरी एक मिनट, O2 फॉर्म में ऑक्सीजन जो है, अब ये ऑक्सीजन जो है यहाँ जो माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हाइड्रोजन को रिलीज़ किया था उससे बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद क्या बना लेता है, वो वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ से फिर H2O या वाटर का फॉर्मेशन हो गया और पूरा ATP का जो साइकिल है इसी तरह कंटिन्यू चलता रहता है जब तक एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो जाता, तब तक यहाँ प्रोसेस जो है बार बार चलता रहता है। मतलब फिर ग्लाइकोलिसिस चलेगा, जैसे अब एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया तो यहाँ से जो है ETS साइकिल कंप्लीट होगा। ETS साइकिल कंप्लीट होगा तो टोटल 1 मॉलिक्यूल से 38 ATP का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर इन केस फिर दूसरा ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल हुआ तो फिर वो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया साइकिल, फिर ETS साइकिल चलता रहेगा और फिर वो 30 ATP का अगेंस्ट जो है फॉर्मेशन करता रहेगा। इस प्रकार यह सारे साइकिल जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हुए कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके बाद ये देखते हैं एक और ETS है ना। ETS अभी जो हमने डिस्कस किया है वो, अभी हमने जो डिस्कस किया ETS, ये एनिमल में पाया जाता है, एनिमल्स में, है ना। प्लांट में भी होता है, ये प्लांट में भी होता है, लेकिन आगे वाला ये जो ETS है ये जो है ओनली प्लांट में पाया जाता है। वो भी कब, जब प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन में या कुछ प्रॉब्लम होता है प्लांट्स को, तो उसमें एक अल्टरनेटिव पाथवे चलता है जिसमें ये सारे कंपोनेंट जो है इन केस कुछ कारणवश रप्चर हो जाते हैं या इनफंक्शनल हो जाते हैं, तो इसके जगह में कोई दूसरा अस्थायी कंपोनेंट को करके जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो ये जो है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे ये केवल प्लांट में ही होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोरिलेट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा प्लांट का बताना थोड़ा सा ज़रूरी था, इसलिए इसको एक्सप्लेन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर करें। थैंक यू।